हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने बीके स्टडी पॉइंट में। आज मैं 10वीं क्लास के लिए सामाजिक विज्ञान जो पिछले वर्ष 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है उन सब क्वेश्चन पे डिस्कस करूंगा। मैं आपको बता दूं कि ये प्रश्न आप लोगों को जब मिलेगा तो 2 घंटा 45 मिनट का टाइम होता है। 48 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होता है, यानी कि 48 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं। ये पूरा परीक्षा 80 नंबर का होता है, 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। इनमें हिस्ट्री यानी इतिहास से प्रश्न पूछे जाते हैं, भूगोल से प्रश्न पूछे जाते हैं, अर्थशास्त्र से प्रश्न पूछे जाते हैं, आपदा प्रबंधन से प्रश्न पूछे जाते हैं और राज्य व्यवस्था से प्रश्न पूछे जाते हैं। इन सब प्रश्नों पे मैं चर्चा करूंगा। आप सबों को ये क्वेश्चन सॉल्व करने से फ़ायदा क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि हाँ, ये क्वेश्चन किन किन चैप्टरों से बन रहा है, ताकि तैयारी करने में और भी आपको आसानी हो सके। और मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे लगातार लगभग 10-15 वर्षों का जहां तक संभव हो पाएगा उन सब प्रश्नों पे मैं चर्चा करूंगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाऊंगा। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, अर्थव्यवस्था, आपदा प्रबंधन का तो चल ही रहा है, फिर से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, हर विषय का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन संभव हो तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी। मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर ना ला पाऊँ, आप सबों को सेलेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन दूंगा, उसको आप लोग लिख के रखिए और उसको बार बार रिवीजन करिए, ताकि परीक्षा के लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। एक इम्पॉर्टेंट सूचना मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर कीजिए, तो अपने दोस्तों को बताइए। जितने भी गांव में बच्चे हैं जिनकी पढ़ाई बाधित हुई है कोविड के कारण, कोरोना के कारण, उन सबको बताइए। और ये सब जितना भी प्रयास किया जा रहा है आप लोगों के लिए किया जा रहा है, और मुझे विश्वास है कि ये छोटा सा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, परीक्षा के लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। तो आइए समय को न लेते हुए शुरू करते हैं। सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2020 एनुअल सोशल साइंस का मॉडल सेट है, जो कि पूछा हुआ ही क्वेश्चन है। आगे देखते हैं इस क्वेश्चन में ये सब पूरी तरह से अब। तो आइए देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। 48 क्वेश्चन इसमें पूछी जाती है। 48 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें 40 क्वेश्चन आपको बनाना होता है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो यूरोप का जो मरीज है ये तुर्की को कहा जाता है। ठीक है, तुर्की एक देश है जो कि एशिया महादेश में स्थित है। इसकी राजधानी अंकारा है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ताकि आप सबों को याद करने में सहूलियत होगी। तुर्की की राजधानी अंकारा, यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, यंग इटली की स्थापना किनके द्वारा किया गया था। तो यंग इटली की जो स्थापना है मेजनी के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन देखिए, अभी हम आपको बताते चलते हैं कुछ क्वेश्चन, प्रश्न के ऑप्शन से भी क्वेश्चन बनेगा, मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल बिस्मार्क के बारे में थोड़ा सा क्वेश्चन है कि भारत का बिस्मार्क किनको बोला जाता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क बोला जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति जो है गुजरात में बनी है, जिसको ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के रूप में जाना जाता है। यूनिटी इसलिए जाना जाता है कि भारत के एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। उनका जन्म 31 अक्टूबर को हुआ था, इसलिए 31 अक्टूबर को एकता दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। पूरी ध्यानपूर्वक इस वीडियो को सुनिएगा, ताकि आपका बहुत सारा प्रश्न आपका क्लियर हो पाएगा। आइए क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। अप्रैल थीसिस एक पुस्तक है। अप्रैल थीसिस एक पुस्तक है जिसको लेनिन के द्वारा लिखा गया है। लेनिन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन 1917 में शुरू हुई थी। आगे हम लोग किसी भी वीडियो में देख लेंगे। अप्रैल थीसिस नामक पुस्तक जो है लेनिन के द्वारा लिखी गई है। आगे देखते हैं है अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है। तो अंकोर वाट का जो मंदिर है कंबोडिया में है। कंबोडिया में मंदिर है, ये भगवान विष्णु का मंदिर है। भगवान विष्णु राम का ही अवतार माना जाता है। और ब्रह्मा जी का एक ही केवल मूर्ति है जो कि राजस्थान में है, पुष्कर राजस्थान में, जहाँ पे पुष्कर झील है वहीं पे मेला भी लगता है। पुष्कर मेला करके एक लगता है, जो कि ब्रह्मा जी का एक ही मूर्ति मंदिर कहाँ पे, तो राजस्थान में पुष्कर झील के नज़दीक। और अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया में है। और कंबोडिया में किस भगवान का मूर्ति है, तो विष्णु भगवान का मूर्ति है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी। देखिए, 2 चीज़ है, गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा, गांधी जी को महात्मा किसने कहा। तो हम लोग याद करते हैं कैसे रविंद्रनाथ टैगोर गांधी जी को महात्मा बोले थे, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर और गांधी जी का उम्र लगभग बराबर था, या थोड़ा सा ज़्यादा थोड़ा सा कम हो सकता है। लेकिन
अब सुभाष चंद्र बोस का उम्र गांधी जी से बहुत ही कम था, इसलिए गांधी जी उनको राष्ट्रपिता के रूप में संबोधित किए। और महात्मा गांधी को महात्मा जो शब्द है, गांधी जी को महात्मा जो शब्द है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर को ही रविन्द्रनाथ ठाकुर बोला जाता है। इनका जन्म बंगाल में हुआ था। इनके द्वारा राष्ट्रीय गान जो जन गण मन है वो चीज़ लिखा गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता है? तो पूर्ण स्वराज दिवस जो है 26 जनवरी 1930 ईस्वी को मनाया जाता है। मैं आपको बता दूं कि ये पूरा जो PDF है टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी जाएगी या कमेंट बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। कमेंट बॉक्स में ऊपर सबसे दिखते रहेगा, उसको टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए और जितना भी PDF है आपको वहाँ पे उपलब्ध हो जाएगी। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है हीराकुंड परियोजना। तो हीराकुंड परियोजना जो है ये महानदी पे स्थित है। कहाँ पे? तो पंजाब में स्थित है। हीराकुंड बांध जो कि भारत की सबसे लंबी बांध के रूप में इसको जाना जाता है। लंबाई में, इस तरह का लंबाई में हम लोग जानते हैं। और अगर ऊंचाई के रूप में जाने तो टिहरी बांध जो है सबसे ऊंचा है। किस नदी पे स्थित है? तो भागीरथी नदी पे स्थित है। कहाँ? तो उत्तराखंड में स्थित है। पहले भाखड़ा नांगल बांध जो था विश्व का सबसे ऊंचा बांध की श्रेणी में रखा जाता था, लेकिन अब नए प्रश्नों के नए क्वेश्चन पे हम लोग देखेंगे तो टिहरी बांध जो भागीरथी नदी पे है ये सबसे ऊंचा बांध है। और सबसे लंबा बांध हीराकुंड परियोजना जो कि महानदी पे स्थित है। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस नगर में हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें गुरु थे जिनका जन्म पटना में हुआ था। पटना साहिब जो कि पटना सिटी के रूप में भी हम लोग जानते हैं। वहाँ पे गुरुद्वारा है। पटना सिटी पूरा सिख की बस्ती है, वहीं पे इनका जन्म हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन देख लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात किस देश में करती थी? यहाँ दो तीन शब्द है जो कि हम लोग समझते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में 1498 ईस्वी में, यानी कि पूरब के देशों की कंपनी भारत में आई, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी बोला गया। भारत में अफीम का निर्यात का मतलब होता है किसी सामान को दूसरे देश में बेचना, और आयात का मतलब होता है किसी देश में खरीदना। भारत निर्यात करता है, इसका मतलब है कि भारत किसी भी सामान को निकालता है, बाहर भेजता है। आयात करने का मतलब होता है कि हम लोग खरीदते हैं। ठीक है, अफीम का जो निर्यात है भारत से ही होता था, लेकिन करता कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी करता था। कहाँ से लेता था? तो बिहार में सबसे ज़्यादा अफीम का उत्पादन होता था और यहीं से चीन में भेजता था, और चीन के लोगों को अफीम खिला खिला के पागल करता था। देखते हैं रूसो किस देश के दार्शनिक थे? दार्शनिक का मतलब होता है फिलोसफर। तो रूसो जो थे ये फ्रांस के दार्शनिक थे। और अरस्तु का भी आप लोग नाम सुने होंगे, जिनको बायोलॉजी के पिता के रूप में जाना जाता है, राज्य व्यवस्था के पिता के रूप में भी जाना जाता है। वो भी एक दार्शनिक थे। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय संसाधन? नवीकरणीय संसाधन का मतलब कि जिसका उपयोग हम लोग फिर से कर सकते हैं। पेट्रोल जलाने के बाद धुआं बचता है, कुछ बचता नहीं है। ठीक है, कोयला भी जलाने के बाद राख बचता है, लेकिन लौह अयस्क जलाने के बाद इसका कुछ अवशेष बचता है। लोहा बनाएंगे, लोहा के बाद उसका कुछ बाद में भी उसका कुछ हम लोग बना सकते हैं, या नहीं होगा तो कबाड़ी में तो बेच भी सकते हैं। इसलिए नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत लौह अयस्क को रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, जामनगर तेल कारखाना किस शहर में स्थित है? तो जामनगर का जो ऑप्शन है उसमें है, लेकिन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जामनगर तेल कारखाना जो है कि गुजरात में स्थित है। तेल शोधन का कारखाना का मतलब क्या होता है? अगर क्वेश्चन बोल रहे हैं गुजरात में है, 1 मिनट यहाँ देखते हैं। गुजरात में तेल शोधन कारखाना का मतलब होता है कि अलग अलग देशों से हम लोग कच्चा तेल मंगाते हैं, उसको यहाँ पे रिफाइन करते हैं। उसी तरह से बिहार में भी बरौनी में तेल कारखाना है, तेल रिफाइनरी कारखाना है, जहाँ पे तेल का रिफाइन करके और अलग अलग जगह पे निर्यात आयात गाड़ी पेट्रोल जलाने के लिए पेट्रोल पंप में दी जाती है। तेल से संबंधित एक प्रश्न है कि एक बैरल में 159 लीटर तेल होता है। एक बैरल में 159 लीटर तेल होता है। बैरल से ही तेल का जो मेजरमेंट है, जो मापने का काम होता है, वो करते हैं। यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन है। असम में सबसे पहले तेल का जो कारखाना है ना, असम में ही खोजा गया था 1901 ईस्वी में, डिगबोई में। आगे क्वेश्चन देखते हैं, तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र, यानी कि
तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र, सबसे पहले इसका आंसर महाराष्ट्र में देते हैं। समझते हैं कि परमाणु विद्युत केंद्र क्या होता है। जिस तरह से थर्मल पावर प्रोजेक्ट होता है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होता है, पवन ऊर्जा होता है। थर्मल पावर का मतलब होता है कोयला जलाने से आपको बिजली मिलता है। हाइड्रो पावर से क्या होता है कि पन बिजली जिसको बोलते हैं, बहुत ऊंचा ऊंचा बांध बना दिया गया, वहाँ से पानी गिराया गया टरबाइन के ऊपर, टरबाइन चलता है और हम लोगों को बिजली मिलती है। परमाणु से भी हम लोगों को बिजली मिलती है। परमाणु, उसको रिएक्टर बोलते हैं, इसको परमाणु भट्ठी भी बोला जाता है। परमाणु भट्ठी नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पे काम करता है। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया क्या होता है, जहाँ पे एक नाभिक टूट के 2-3 नाभिक में बदलता है। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया से एनर्जी मिलती है। परमाणु बम जो भी है, परमाणु बम जो है वो भी नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पे काम करता है, लेकिन वो अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पे काम करता है। बम अगर छोड़ते हैं तो वो तहस नहस करता है, कंट्रोल नहीं होता है, अनकंट्रोल हो जाता है, और अनकंट्रोल हो जाता है तभी तो विनाश करता है। और कंट्रोल जब हो जाएगा तो उससे हम लोग ऊर्जा का उत्पादन करेंगे, उससे बिजली का उत्पादन करेंगे और हम लोग प्रकाशित हो जाएंगे। हम लोगों का जो काम है अच्छी तरह से चल पाएगा। इसके लिए यूरेनियम नामक ईंधन प्रयोग करते हैं। जैसे कोयला, थर्मल पावर में कोयला जलाते हैं, तो परमाणु ऊर्जा में ईंधन के रूप में यूरेनियम का प्रयोग हम लोग करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन। तो पर्यावरण के लिए सबसे पहला जो सम्मेलन हुआ था 1971 में, स्टॉकहोम सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी है। वहीं पे पर्यावरण संरक्षण के लिए सबसे पहले कदम उठाया गया था। अलग अलग देशों के लोग इकट्ठा हुए और बोले कि पर्यावरण को संरक्षित किस तरह से रखा जाए, जिस तरह से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है या पर्यावरण में क्या क्या चीज़ की कमी है, उन सब चीज़ों को दूर कर एक जगह बैठेंगे। एक मंच स्थापित किया गया, कहाँ पे, तो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। सब लोग बैठ के विचार किया कि इन तरह का पहलू हम लोग काम करेंगे। कोयला जलाने का काम कम करेंगे, सोलर एनर्जी से काम करेंगे। बाद में धीरे धीरे ये सब चीज़ बढ़ता गया, लेकिन सबसे पहला सम्मेलन 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन यहाँ पे है 1992 में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो यहाँ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे। आगे देखते हैं। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो एक शहर है, जो कि किसका शहर है, तो ब्राज़ील का शहर है। ब्राज़ील का एक शहर रियो डी जेनेरियो में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था। ठीक है, 1992 में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरियो में। 1 मिनट रुक जाइएगा, यहाँ पे है। चलिए देखते हैं आगे। क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में कोयला का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य। तो कोयला का सबसे ज़्यादा जो उत्पादक राज्य है वो है झारखंड। कोयला का उत्पादन सबसे ज़्यादा झारखंड में की जाती है। पश्चिम बंगाल में भी कोयला का उत्पादन किया जाता है, जो कि रानीगंज एक जगह है पश्चिम बंगाल में, वहाँ पे की जाती है। और झारखंड में झरिया नामक जगह पे सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं कि भारत में सर्व प्रमुख चावल का उत्पादन किस राज्य में होता है। तो चावल का उत्पादन जो है पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा होता है। मैं आपको बता दूं कि गेहूं का उत्पादन उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, केरल में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ का उत्पादन होता है, केरल में थोरियम नामक अयस्क पाया जाता है, जो कि ऑप्शन से आपको प्रश्न बन रहा है तो मैं आपको बताता जा रहा हूँ। चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन पश्चिम बंगाल में, गेहूँ का सबसे ज़्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश में की जाती है। क्वेश्चन आगे देखते हैं। भारत में रेडियो का प्रसारण सबसे पहले कब हुआ था। तो भारत में रेडियो का जो प्रसारण है 1930 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन आगे देखते हैं कि भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी 1966 में शुरुआत हुई थी। 66 में देखिए, हरित क्रांति की जो शुरुआत 1966 में, हरित क्रांति का संबंध गेहूँ के उत्पादन से है। भारत में हरित क्रांति का जनक किनको बोला जाता है, तो MS स्वामीनाथन को बोला जाता है। और विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन ई बोरलॉग को जाना जाता है, जो कि मेक्सिको के रहने वाले थे। 1966 में गेहूं लगाया गया, 1967 में उसका उत्पादन हुआ, लेकिन शुरुआत के रूप में प्रश्न पूछा जाता है तो वह 1966 ही होगा। क्वेश्चन देखते हैं आगे। सूती कपड़ा उद्योग के लिए कच्चा माल। तो सूती कपड़ा के लिए कपास सबसे ज़्यादा कच्चा माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो कपास का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, तो गुजरात और महाराष्ट्र में होता है। कपास के लिए काली मिट्टी का प्रयोग किया जाता है, जिसको रेगुड़ मिट्टी भी बोला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि
रेशमी वस्त्र उत्पादन का केंद्र। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है पिछले पेज पे है, देखते हैं। रेशमी वस्त्र का उत्पादन जो कि बिहार में होता है, तो बिहार में कहाँ होता है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका ऑप्शन पिछले। रेशमी वस्त्र का जो उद्योग है भागलपुर में है। भागलपुर में एक तस्सर नामक सिल्क होता है, जिससे सिल्क साड़ी, बनारसी साड़ी होता है ना, सिल्क साड़ी, उसी तरह से भागलपुर में भी तस्सर का कुर्ता बहुत ही फेमस है, जो कि भागलपुर में रेशम के उत्पादन से संबंधित है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, आगे देखते हैं उर्वरक का कारखाना कहाँ अवस्थित है। तो उर्वरक का जो कारखाना है वही बरौनी में तेल शोधन कारखाना भी है, और बरौनी के बिहार में, बरौनी जो कि बिहार में है, वहाँ पे उर्वरक कारखाना भी, उर्वरक मतलब कि खाद, यूरिया, डीएपी, पोटास। आगे देखते हैं रंग भेद नीति के विरुद्ध किसने आवाज़ उठाई। रंग भेद का मतलब होता है कि काले गोरे का जो भेदभाव है उसको ख़त्म करने का जो पहला प्रयास था, ये मार्टिन लूथर किंग के द्वारा किया गया था। इसका ही इन सब चीज़ों का भी बहुत पुरजोर विरोध करने का जो काम है। रंगभेद नीति के ऊपर महात्मा गांधी का बहुत बड़ा योगदान है। दक्षिण अफ्रीका में जब गांधी जी गए तो गांधी जी को इसलिए भी पूजा जाता है कि रंगभेद, काले गोरे का जो भेदभाव है गांधी जी ख़त्म किए थे, और मार्टिन लूथर किंग रंगभेद नीति के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले पहले व्यक्ति थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को कहा जाता है। देखिए धर्म से संबंधित अगर झगड़ा होता है उसको सांप्रदायिक हिंसा बोलते हैं। तो धर्म को समुदाय का मुख्य आधार बनाकर, यानी कि धर्म को बीच में ला के अगर कुछ झगड़ा हो रहा है, कोई दंगा हो रहा है, उसको सांप्रदायिक दंगा बोला जाता है। ठीक है, बीच में धर्म आ गया तो वो सांप्रदायिक हुआ। ठीक है, जातिवाद तो दो जाति के बीच में मतलब लड़ाई हो रही है, लेकिन सांप्रदायिक अगर दंगा हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि धर्म बीच में आया होगा कहीं ना कहीं, तभी सांप्रदायिक शब्द का जो प्रयोग है धर्म विशेष के लिए की जाती है। धर्मनिरपेक्ष, तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है, जहाँ पे किस राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होता है, यहाँ पे अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर, राष्ट्रीय महिला आयोग का अधिनियम कब बना। तो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम है जो कि 1990 में बना था। महिला के लिए एक आयोग बनाया गया जो कि महिला से संबंधित काम करता है, महिला के उत्थान के लिए काम करता है, महिला के प्रोटेक्शन के लिए काम करता है। महिलाओं के लिए काम करने के लिए एक आयोग बनाया गया जो कि 1990 में बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर देखते हैं कि भारतीय संविधान का गठन कब हुआ। तो देखिए संविधान का गठन जो है कैबिनेट मिशन के तहत किया गया था। तो कैबिनेट मिशन 1946 में आया था, यानी संविधान सभा का जो गठन है 1946 में की गई थी, और उसी संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किया। संविधान के निर्माण करने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन टाइम लगा था। क्वेश्चन देखते हैं तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था। इस क्वेश्चन का आंसर पिछले पन्ना में है, मैं देखता हूँ। तेलंगाना राज्य का जो गठन है ना, ये आपका 2 जून 2014 ईस्वी को 2 जून 2014 में तेलंगाना राज्य बना। किससे कट के बना था, तो आंध्र प्रदेश से कट के तेलंगाना राज्य बना था। भारत में राज्यों की संख्या कितनी है, तो 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, याद रखिएगा। ठीक है, ये नया डाटा है, मैं आपको बता दूंगा। अभी फिलहाल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। आगे बढ़ते हैं। चिपको आंदोलन की शुरुआत, ये मैं जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ ताकि वीडियो बहुत लंबा हो पाएगा और अपलोड करने में प्रॉब्लम आ जाएगी। चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी, तो चिपको आंदोलन का जो शुरुआत है उत्तराखंड में की गई थी। ये किस लिए की गई थी कि चिपको आंदोलन, पेड़ की कटाई बहुत ज़्यादा हो रही थी, जंगल को काटा जा रहा था, जंगल में जितने भी रहने वाले लोग हैं उनको प्रॉब्लम हो रहा था, इसीलिए चिपको आंदोलन का शुरुआत सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में किया गया। पेड़ को काटने से रोकने के लिए चिपको आंदोलन की शुरुआत की गई उत्तराखंड से। उत्तराखंड में टिहरी एक जगह है, वहीं से शुरू की गई थी। ठीक है, लोग पेड़ में जाके चिपक जाते थे और लोग बोलते थे कि पेड़ को नहीं काटिए, पेड़ को काटना है तो हमको ही काट दीजिए। तो बहुत सारे लोगों को भी इसमें काट दिया गया और ये आंदोलन बहुत ही मतलब कि पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से किया गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है। देखिए लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दल को कहा जाता है। कि लोकतंत्र भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोक मतलब हम लोग और तंत्र मतलब एक घेरा, यानी लोगों के द्वारा चुना जाता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दल इसके प्राण के रूप में जाना जाता है। अगर राजनीतिक दल न हो तो वोट ही नहीं होगा, वोट ना होगा तो फिर लोकतंत्र का कोई वैल्यू नहीं होगा। आइए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय दल है।
तो राष्ट्रीय दल का मतलब क्या होता है कि उसको राष्ट्रीय पार्टी के रूप में जानी जाती है। तो भारत में बहुत सारी पार्टी है, लेकिन सब 8 पार्टी राष्ट्रीय पार्टी के रूप में जाना जाता है। तो भारतीय जनता दल जो है ये राष्ट्रीय पार्टी के रूप में जानी जाती है, जिसको भाजपा बोला जाता है। डीएमके पार्टी भी एक छोटी सी पार्टी है। लोक जनशक्ति पार्टी जो कि रामविलास पासवान के द्वारा बनाई गई पार्टी थी। रामविलास पासवान तो अब मर गए, उनके बेटा चिराग पासवान इनका कार्यभार संभाले हुए हैं। जनता दल यू, तो जेडीयू जिसको बोला जाता है, ये नीतीश कुमार की पार्टी है जिसको जेडीयू बोला जाता है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में लोकतंत्र में क्या चुनौती है। देखिए, लोकतंत्र में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? जातिवाद सबसे बड़ी चुनौती है। ठीक है, आतंकवाद, परिवारवाद और इनमें से सभी। लोकतंत्र में आतंकवाद लोकतंत्र का कोई में चुनौती नहीं है, परिवारवाद भी कोई चुनौती नहीं है, लेकिन जातिवाद जो है लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती है। जाति के रूप में वोट मांगना, हाँ वो हमारी जाति का है तो हम उनको ही वोट करेंगे, इस तरह का पद्धति जो है ये सबसे बड़ी चुनौती है। इसको ख़त्म करना होगा, तब जाकर डेवलपमेंट हो सकता है। आइए समझते हैं किसने कहा था कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा जनता का शासन है। लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों का शासन। तो ये शब्द जो है जनता को, जनता का, जनता के लिए, जनता के जनता का शासन है। पूरा शब्द मैं आपको बताता हूँ कि डेमोक्रेसी इज़ द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल। जनता के द्वारा जनता का संचालित सरकार जनतंत्र है। ये अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के द्वारा बोला गया था। बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट। आगे देखते हैं क्वेश्चन आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है। देखिए, लोकतांत्रिक सुधार का जो सूचक है पंचायती राज। पंचायती राज व्यवस्था जब बनाया गया तो सत्ता का विकेंद्रीकरण करने के लिए गांव लेवल से कैसे विकास का काम किया जाएगा, इसीलिए पंचायत का विकास किया गया। पंचायत के विकास के लिए महात्मा गांधी का बड़ा ही योगदान रहा। महात्मा गांधी सबसे पहले पंचायत का विकास कहाँ हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर जिला में एक बगधरी गांव है, वहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था का शुरू किया गया था और अलग अलग जगह पे धीरे धीरे शुरू कर दी गई। तो पंचायती राज व्यवस्था लोकतांत्रिक सुधार का सूचक माना जाता है, जिसमें मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य इन सब होता है। भारत में योजना आयोग के अध्यक्ष। देखिए, योजना आयोग तो अब खत्म कर दी गई, लेकिन योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री को माना जाता है। प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग का एक उपाध्यक्ष होता है। योजना आयोग को अब खत्म कर दिया गया। योजना आयोग के स्थान पर अब नीति आयोग काम कर रही है। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना। देखिए, पंचवर्षीय योजना क्या है? ये अर्थव्यवस्था का प्रश्न है। पंचवर्षीय यानी कि 5 वर्ष के लिए प्लानिंग किया जाता था कि हम लोगों के देश में क्या क्या डेवलपमेंट करना है, क्या क्या काम करना है। तो सबसे पहले जो पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी 1951 से 56 के बीच में शुरू की गई। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 में की गई थी, 56 तक चला था। बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो बिहार में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम शिवहर जिला का है। तो शिवहर जिला का जो आय है प्रति व्यक्ति सबसे कम है, यानी कि सबसे गरीब राज्य है शिवहर, मुजफ्फरपुर साइड में पड़ता है। आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन किनका है? तो देखिए, क्राउथर एक अर्थशास्त्री थे जिन्होंने बताया था कि आधुनिक युग में, आज के मतलब कि मॉडर्न युग में अगर आपके पास पैसा है तो आपके पास पैसा है तो हर चीज़ संभव है। यही कथन क्राउथर के द्वारा बोला गया था। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, बांग्लादेश की मुद्रा को क्या कहा जाता है? देखिए, भारत की मुद्रा क्या है? रुपया है। बांग्लादेश की मुद्रा टाका है। यूरोप का मुद्रा यूरो है और इराक की मुद्रा को दिनार कहा जाता है। ठीक है, तो बांग्लादेश की मुद्रा टाका, उसकी राजधानी ढाका। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना। आगे देखते हैं, भारत में सहकारिता आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो देखिए, सहकारिता आंदोलन जो है 1904 में शुरू किया गया था। कोऑपरेटिव संस्था बनाया गया था, 1904 में शुरू किया गया था। इस क्वेश्चन का आंसर पिछले पेज पे होगा। यहाँ पे हाँ, सहकारिता 1904 में शुरू की गई थी, सहकारिता आंदोलन। अब आइए, यहाँ पर क्वेश्चन तो पुराना हो चुका है। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? देखिए, राष्ट्रीयकृत बैंक की संख्या पहले 19 हुआ करती थी, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर अब 12 होगा। यानी कि नेशनलाइज बैंक की संख्या कितनी है? तो 12 है। पहले 19 हुआ करता था, इसमें बहुत सारे बैंकों को मिला के, जैसे मान लीजिए देना बैंक को मिला के एक जगह मर्ज कर दिया गया। 2-3 बैंकों को एक जगह पे कर दिया गया। आप लोग देखे होंगे बहुत सारे बैंकों के पोस्टर में 2-3 बैंकों का पोस्टर लग चुका है। गौर करिएगा तो ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। यानी कि राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 12 है। आगे देखते हैं, मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है? तो रोटी, कपड़ा और मकान।
ये तो फिल्म भी बन चुकी है कि रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए और मकान चाहिए। 3 चीज़ हम लोगों की न्यूनतम आवश्यकता की चीज़ है। बस 3 चीज़ के लिए ही दुनिया मरती है। आगे देखते हैं, इनमें से कौन पूर्णतः सरकारी सेवा है। तो सरकारी सेवा देख कि स्वास्थ्य सेवा है, शिक्षा सेवा है, सैन्य सेवा है, वायुयान सेवा है। तो समझते हैं कि स्वास्थ्य सेवा तो प्राइवेट से भी हम लोग डॉक्टर से दिखा लेते हैं, शिक्षा प्राइवेट ट्यूशन पढ़ लेते हैं, वायुयान बहुत तरह का प्राइवेट भी वायुयान कंपनी है, स्पाइस जेट है, ये बहुत सारा का कंपनी है। लेकिन सैन्य सेवा जो है, आर्मी जो है, ये पूर्णतः सरकारी है, ये प्राइवेट रूप से नहीं होती है। तो पूर्णतः सरकारी पूछ रहा है तो ये सैन्य सेवा जो है कि पूर्णतः सरकारी के रूप में होगी। भारत सरकार ने सूचना का अधिकार कब पारित किया। देखिए, सूचना का अधिकार का मतलब क्या होता है कि कोई भी आपको सूचना लेना है ना, जैसे कहीं भी काम हो रहा है तो उसमें कितना पैसा खर्चा हुआ, पूरा डिटेल अगर आपको सूचना चाहिए तो ये सूचना का अधिकार 2005 में पारित की गई थी। एक अरुणा राय नाम की व्यक्ति थी जो IAS थी, वेस्ट बंगाल की व्यक्ति थी, जो कि तमिलनाडु में IAS के रूप में काम करती थी। सबसे पहले उन्होंने ही इसका मतलब एक आंदोलन के रूप में, जन जागृति के रूप में शुरू किया। और उन्हीं के शिष्य थे केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल का भी बहुत बड़ा योगदान है सूचना के अधिकार को लाने में। अरविंद केजरीवाल एक NGO बनाए थे, उस NGO का नाम था परिवर्तन NGO। रमन मैग्सेसे पुरस्कार भी अरविंद केजरीवाल को मिला है। अरुणा राय को भी रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार क्या है, एशिया के नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है, जो कि अभी रवीश कुमार को मिला। NDTV के पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार को मिला है। मैं बता दूं कि NDTV का फुल फॉर्म आप लोगों को क्या होता है, तो न्यू दिल्ली टेलीविज़न, NDTV न्यू दिल्ली टेलीविज़न। 2005 में सूचना का अधिकार पारित हुआ था। किसी भी काम में कितना, जैसे कोई भी रोड बन रहा है गांव में, कितना पैसा खर्चा हो रहा है, क्या हो रहा है, इन सब का अगर डिटेल आपको चाहिए तो सूचना के अधिकार में आप जाइए और वहां से डिटेल आप ले सकते हैं। सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है। देखिए, सुनामी जापानी शब्द है, क्योंकि जापान में सबसे ज़्यादा बार सुनामी आता है। खास करके सुनामी जो शब्द है ये जापानी शब्द है। सुनामी होता क्या है, तो समुद्र में जब भूकंप आ जाए वही सुनामी होता है। आपदा प्रबंधन में मैं बता चुका हूँ। हाँ, कौन सा प्राकृतिक आपदा है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन बम विस्फोट, युद्ध, रासायनिक दुर्घटना, भूकंप। देखिए, प्राकृतिक आपदा के रूप में भूकंप को ही माना जाता है, बम विस्फोट मानव करता है, युद्ध मानव करता है, और रासायनिक दुर्घटना यानी कि परमाणु, जैसे रासायनिक दुर्घटना हम लोग पढ़े थे पिछले वीडियो में, मिसाइल आइसोसाइनाइड, कार्बाइड फैक्ट्री में आग लगा था, जो कि आपदा प्रबंधन में मैं पढ़ाया था। रासायनिक दुर्घटना वो था। बम विस्फोट, जो कि अमेरिका के द्वारा जापान पे सबसे पहले बम गिराया गया था, वो बम विस्फोट था। युद्ध, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था 1965 में, 1971 में, 1999 में, और हम लोग हर युद्ध में जीतते आए हैं। तो ये भूकंप जो है कि प्राकृतिक आपदा के रूप में जाना जाता है। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद की जाती है। देखिए, तो बहुत सारे चीज़ नीचे दब जाता है, तो एक इंफ्रारेड कैमरा होता है, वो कैमरा रिफ्लेक्शन के आधार पे काम करता है। वो कैमरा नीचे जाता है, कोई भी वस्तु होता है उससे रिफ्लेक्ट करके एक स्क्रीन पे दिखाता है कि हाँ ये चीज़ अंदर दबा हुआ है। तो ये इंफ्रारेड कैमरा है, जो कि किसी भी मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता करने के लिए, जितना भी है, मान लीजिए कि डीजल, पेट्रोल, बहुत सारा चीज़ अगर पता करने के लिए इस तरह का कैमरा का उपयोग हम लोग करते हैं। आधुनिक टेक्नोलॉजी में इसका योगदान बहुत ही है। नीचे जैसे मान लीजिए कि बहुत सारा खनिज संसाधन है पृथ्वी के नीचे, उन सब का भी पता हम लोग इस कैमरा से कर सकते हैं। तो मुझे विश्वास है कि ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। वीडियो तो बड़ा होगा, लेकिन पूरा क्वेश्चन कंप्लीट मैं करा दिया। 48 क्वेश्चन है, इसमें से 40 क्वेश्चन ही आप लोगों को बनाना होता है, लेकिन मैं 48 क्वेश्चन का पूरी तरह से कंप्लीट रूप से एनालिसिस कर दिया। और मुझे विश्वास है कि ऐसा वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, और टेलीग्राम से जुड़ें। जितना भी PDF है ये टेलीग्राम पे आपको मिलेगा। टेलीग्राम जिस तरह से व्हाट्सअप होता है उसी तरह से टेलीग्राम होता है। टेलीग्राम डाउनलोड करें, और जो लिंक है वो लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके उसमें ज्वाइन कर लें। बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, PDF आपको मिलेगा। धन्यवाद।